कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसों का दिखावा करते हैं और दूसरे पैसा कमाने से ज्यादा इंसानों की जिंदगी सुधारने का सपना रखते हैं। जब दुनिया पैसों के पावर में डूबी हुई थी तब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए पावर का मतलब सेवा और सक्सेस का मतलब देश की इज्जत बढ़ाना था। एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में से एक था और जिसने एक पूरे देश को ग्लोबल मैप पर एक नई पहचान दे दी। हम बात कर रहे हैं सर रतन टाटा की, जिनकी टीसीएस एक तरफ पाकिस्तान का पूरा स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी तरफ सिर्फ टीसीएस, फिर भी टीसीएस की वैल्यू सब पर भारी पड़ती है। आज टीसीएस दुनिया की टॉप 50 कंपनियों में से एक है और यही नहीं, टाटा ग्रुप का 66% प्रॉफिट सीधा टाटा ट्रस्ट में जाता है, जिसे खर्च किया जाता है हेल्थ, एजुकेशन और समाज के बेहतरीन काम पर। साल 1937 मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम था रतन टाटा। बचपन में ही उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी दादी के साथ पले बढ़े। जब बाकी बच्चे खिलौनों की फिक्र करते थे तब रतन अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर इन सभी मुश्किलों ने उन्हें बिगाड़ा नहीं, बनाया। पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चर सीखा और फिर एक दिन फैसला किया कि मुझे इंडिया वापस आना है और अपने देश के लिए कुछ करना है। जब वो टाटा ग्रुप में वापस आए तब उनके लिए कोई एसी कैबिन नहीं था। उन्हें भेज दिया गया इंडस्ट्री के बीच मशीनरीज के पास शॉप फ्लोर पर। यहीं से उन्होंने वर्कर्स की तकलीफ समझी, कंपनी की प्रॉब्लम और लीडरशिप का असली मतलब समझा। टाइम बदला, 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और फिर शुरू हुआ एक गोल्डन एरा। हम बात कर रहे हैं रतन नवल टाटा की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कॉरपोरेट जगत को नैतिकता और सम्मान का मतलब समझा है। आज हम आपको रतन टाटा की वो कहानी सुनाएंगे जो हर भारतीयों को प्रेरणा देती है और उस अपमान की कहानी जिसने टाटा मोटर्स को दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक बना दिया। साल था 1998 का। रतन टाटा ने भारत की पहली इंडियन पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह उनका सपना था, लेकिन शुरुआती बिक्री और क्वालिटी इशू के कारण इंडिका फ्लॉप हो गई और घाटा बढ़ता गया। रतन टाटा को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा, पैसेंजर कार डिवीजन को बेच देना। पर खरीदार कौन? अमेरिका की दिग्गज कंपनी फोर्ड मोटर्स। 1999 में रतन टाटा अपनी टीम के साथ डील फाइनल करने डेट्रॉयट पहुंचे, लेकिन मीटिंग में जो हुआ वह इतिहास बन गया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, मिस्टर टाटा, आप लोग पैसेंजर कार क्यों बनाते हैं जब आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं? यह हमारी तरफ से आप पर एक ऑब्लिगेशन है कि हम आपका यह बकवास बिजनेस खरीद रहे हैं। टाटा के लिए सबसे बड़ा अपमान था और ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि देश का भी अपमान था। फिर वह चुपचाप खड़े हुए, अपनी फाइल उठाई और बिना कुछ बोले भारत वापस आ गए। उन्होंने डील तोड़ दी। उन्होंने उस दिन संकल्प लिया कि वह अपने दम पर टाटा मोटर्स को एक वैश्विक शक्ति बनाएंगे। लेकिन टाटा केवल एक कंपनी नहीं, यह एक लेगेसी है। यहाँ से आपको बताते चले कि टाटा कंपनी की नींव जमशेदजी टाटा ने 1868 में भारत के औद्योगिक विकास के सपने के साथ रखी थी। रतन टाटा 1991 में चेयरमैन बने। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने एक नई दिशा ली थी। उन्होंने चाय में टेटली, स्टील में कोरस जैसी कंपनियों का एक्विजिशन किया था और सही मायने में इसे ग्लोबल रूप दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदला अभी बाकी था। वैश्विक आर्थिक मंदी ने अमेरिका की वही फोर्ड मोटर्स कंपनी को हिलाकर रख दिया। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी और उसे अपनी कीमती लग्जरी ब्रांड्स जैगवार, लैंड रोवर बेचनी पड़ी और इस सौदे के लिए सामने आए रतन टाटा। 9 साल पहले अपमान सहने वाले रतन टाटा ने $2.3 बिलियन में JLR को खरीद लिया। सबसे दिलचस्प बात यह है, बोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड खुद रतन टाटा के पास गए और कहा, आप JLR को खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं क्योंकि हमने इसे बर्बाद कर दिया था। अपमान का जवाब सम्मान और व्यावसायिक सफलता से दिया गया। रतन टाटा ने JLR को एक घाटे वाले बिजनेस से निकालकर आज एक मुनाफे वाले ग्लोबल लग्जरी ब्रांड में बदल दिया है और इस तरह उन्होंने न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल की और
2012 में उन्होंने चेयरमैनशिप छोड़ दी, पर देश के लिए काम करना बंद नहीं किया। हॉस्पिटल, एजुकेशन, साइंस, हर जगह उनका दान, उनकी सोच, उनकी मेहनत दिखती रही। और आखिर में 2024 9 अक्टूबर देश ने अपना सबसे विनम्र, सबसे ईमानदार और सबसे प्यारा इंडस्ट्रियल लीडर खो दिया। पर रतन टाटा चले गए, लेकिन कहानी नहीं, उनका काम नहीं, उनकी सोच नहीं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक कठिन समय 26 नवंबर 2008 रात के लगभग 9:40 समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादी। मुंबई के कई इलाकों में गोलियों और बमों से हमला कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा हमला हुआ ताज पैलेस होटल पर, जो टाटा समूह की सबसे प्रतिष्ठित इमारत थी। उस रात होटल में मेहमान खाना खा रहे थे, कुछ लोग शादी अटेंड कर रहे थे, स्टाफ अपने काम में लगे हुए थे। तभी होटल के अंदर बंदूकधारियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोग एक एक करके कमरों में, किचन में, स्टोरेज में छुपते गए। ताज होटल के कर्मचारियों ने मेहमानों को पहले बाहर निकाला, खुद पीछे रहकर उनकी मदद करने लगे। कुछ स्टाफ ने तो अपनी जान देकर भी मेहमानों की जान बचाई। हमला खत्म होने के बाद हर कोई उम्मीद कर रहा था कि टाटा कंपनी सरकारी मुआवजे का इंतजार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रतन टाटा ने कहा, यह हमारी इमारत का नहीं, हमारे परिवार का नुकसान है, और उन्होंने जो किया वो शायद इतिहास में किसी और कंपनी ने नहीं किया होगा। सर रतन टाटा प्रत्येक घायल व्यक्ति के घर पहुंचे, ताज के हर कर्मचारी के परिवार से मिले, हर घायल से अस्पतालों में मिले, हर परिवार का दर्द सुना, किसी से भी एक भी कागज नहीं। मृत कर्मचारियों के परिवारों को आजीवन पूरी सैलरी देने का फैसला किया, बच्चों की पढ़ाई पूरी कॉलेज तक फ्री, परिवारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 30 साल तक। ताज होटल में काम करने वाले हर कर्मचारी को टाटा ने खुद नौकरी देने की गारंटी दी, चाहे होटल बंद ही क्यों ना हो। टाटा ने कहा, हमें भरोसा है हमारे लोगों पर। रतन टाटा ने न सिर्फ कर्मचारियों की मदद की, बल्कि टैक्सी ड्राइवर, फूल बेचने वाले, फुटपाथ पर छोटे दुकानदार, सड़क किनारे चाय बेचने वाले, इन सब का भी भारी नुकसान हुआ। टाटा ने इन सब को मुआवजा दिया और नए सामान और हेल्थ सपोर्ट दिया। दुनिया ने कहा कि अब होटल सालों तक नहीं खुलेगा, लेकिन रतन टाटा ने फैसला लिया कि होटल 21 दिन में खुलेगा, क्योंकि यह आतंकवाद के खिलाफ हमारा जवाब है। और ताज होटल सिर्फ 21 दिनों में चमक गया। किसी कर्मचारी ने कहा, दुनिया कहीं भी चली जाए, लेकिन ऐसा मालिक किसी और कंपनी में नहीं मिलेगा। रतन टाटा ने ये साबित कर दिया कि कंपनी इमारतों से नहीं, लोगों से बनती है। संकट में खड़े रहना असली लीडरशिप होती है, और इंसानियत हमेशा जीतती है। रतन टाटा अपने एम्प्लॉय का ध्यान उस स्तर पर रखते हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। एक बार टाटा मोटर्स के एमडी की तबीयत खराब हो गई, जिससे उन्हें मुंबई रेफर कर दिया गया। बाय रोड ले जाते तो बहुत समय निकल जाता, इसलिए अब एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने लगे। लेकिन जब ये बात सर रतन टाटा को पता चली कि उनके लिए एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने कहा, चलने की तैयारी करें, प्लेन मैं उड़ाऊंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि टाटा एक ट्रेन पायलट थे और उनके पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी था। सारी तैयारियां होने के बाद पता चला कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया, जिससे वे जा नहीं पाए। ये थे सर रतन टाटा, जो इतनी बड़ी पोजीशन पर होते हुए भी न कोई दिखावा न घमंड, हमेशा सामान्य लोगों की तरह एक मुस्कान और एक सम्मान के साथ पेश आती थी। वे न सिर्फ लोगों के प्रति संवेदनशील थे, बल्कि बेजुबान जानवरों से भी उनका गहरा लगाव था। साल 2018 में प्रिंस चार्ल्स चाहते थे कि वे रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दें। इसका आयोजन बकिंगम पैलेस में होना था, पर रतन टाटा नहीं गए, क्योंकि उनके पेट डॉग की हालत बहुत खराब थी और ऐसे सिचुएशन में वे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। जब ये बात प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो उन्होंने कहा कि टाटा बहुत महान इंसान है, और क्यों ना कहे, सड़क पर घूमते कुत्तों के लिए उन्होंने घर बनाए, खाना दिलवाया, इलाज करवाया। वो कहते हैं, हमारी अच्छाई तभी पूरी होती है जब उसमें उन बेजुबान जानवरों की भी दुआएं मिले जो बोल नहीं सकते। जब भी देश किसी समस्या में होता है, हमेशा रतन टाटा देश के साथ खड़े रहते हैं। जिस समय दुनिया बस कोरोना से डर रही थी, उस समय लोग डॉक्टर से भी दूर भागते थे कि कहीं इनकी वजह से हमें कुछ न हो जाए। उस समय इन डॉक्टर्स के लिए आगे आए रतन टाटा। उन्होंने अपने होटल्स के दरवाजे इन सभी डॉक्टर्स के लिए खोल दिए। जब लॉकडाउन के समय सब कुछ थम चुका था, तब रतन टाटा ने दिए 1,500 करोड़ रुपए दान। ये इनकी जमा पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा था। टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर नई कहानियां लिखी हैं। पर एक सवाल सभी के मन में होता है कि आखिर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। एक बार आया था मौका, वे शादी के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। लॉस एंजल्स में उनको एक अमेरिकन लड़की से बहुत प्रेम हो गया था। उनको भी रतन टाटा से प्रेम था। वे शादी का डिसाइड करे, इतने में उनके पास खबर पहुंची कि उनकी दादी की तबीयत खराब है।
इसलिए उन्हें इंडिया आना पड़ेगा। रतन टाटा ने उन्हें इंडिया चलने के लिए कहा, पर उनके माता पिता ने बोला कि इंडिया में इंडो चाइना वॉर चल रहा है, इसलिए वे अकेले ही इंडिया आ गए। उधर उसके माता पिता ने उसकी शादी कहीं और कर दी। रतन टाटा को ये सुनकर बहुत धक्का लगा कि वे वचन दे चुके थे। रतन टाटा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं जो बोलता हूँ उसे पूरा करता हूँ। मैं मेरे मुंह से कभी ऐसे शब्द नहीं बोलता जिसे मैं पूरा ना कर सकूँ। क्योंकि वे वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की। जिंदगी में ऐसी अनेक कहानियां छिपी हैं जो दिखाती हैं कि लोग उन्हें यूं ही नहीं चाहते थे। उनका चरित्र इतना विशाल था कि हर कहानी को एक ही वीडियो में समेटना मुश्किल हो जाता। सबसे मशहूर कहानी टाटा नैनो की है। एक बार रतन टाटा ने बारिश में कपल को स्कूटर पर भीगते हुए देखा। पति हैंडल पकड़े हुए था, पीछे बैठे हुए बच्चे को बचाते हुए पत्नी संभल रही थी। ये नजारा देखकर उनके दिल को चोट लगी। उन्होंने सोचा, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो हर आदमी अफोर्ड कर सके, जिसमें एक परिवार सुरक्षित रह सके। और इसी सोच इंडिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो पैदा हुई। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये रतन टाटा का वो सपना था जो उन्होंने आम इंसान के लिए देखा। और इस तरह ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी बन गई जिन्होंने सिखाया कि असली ताकत पैसों की नहीं, कि इंसानियत और नियत की होती है। रतन टाटा चले गए, पर उनकी सोच, उनका दान और उनका देश के लिए प्यार आज भी हर टाटा, हर एक टाटा इमारत और हर एक टाटा प्रोडक्ट और हर उस जिंदगी में जिंदा है जिन्हें उन्होंने बेहतर बनाया। ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर रतन टाटा की लेगेसी कभी नहीं। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।